हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 की मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड, जिसका चैप्टर पढ़ रहे हैं 5th बीजगणितीय अवधारणा। ऑलरेडी इसकी एक्सरसाइज हम लोग कर चुके हैं 5A। बहुत ही सिंपल और छोटी छोटी कॉन्सेप्ट हमने उसमें सीखी थी। एक्सरसाइज 5B में बहुत ही सिंपल है और छोटी सी कॉन्सेप्ट है, केवल वही अभी सिखाई जा रही है। आपको कुछ भी बहुत ऐसा नहीं कराया जा रहा है जो अभी आप समझ ना सकें। एक्सरसाइज 5B में हम लोग सीखेंगे संख्याओं और अक्षर संख्याओं की गणितीय संक्रियाएं क्या होती हैं उनके बारे में, जैसे संख्याओं का जोड़, अक्षर संख्याओं का जोड़, संख्याओं का घटाना, अक्षर संख्याओं का घटाना, गुणा और भाग उनसे रिलेटेड। केवल 4 संक्रियाएं हैं गणित की, गुणा, भाग, जोड़ना और घटाना, वही हम लोग इसमें सीखेंगे। तो आइए पहले उसके कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लेते हैं। आपने पहले भी सीख रखी है, लेकिन एक्सरसाइज में जाने से पहले एक्सरसाइज में क्या है उसको एक बार पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे किसी संख्याओं को आपने जोड़ना सीखा है तो उसके लिए आपने क्या किया, जैसे 5 + 9 = 40, यही सीखा कि संख्याओं को हम कैसे जोड़ते हैं। अब संख्याओं के साथ हम किसी अक्षर संख्या को कैसे जोड़ते हैं वो बीजगणित में आ जाता है, ये अंकगणित में। अगर हम 5 + 9 = 14 लिखते हैं तो आप अंकगणित पढ़ रहे हैं। पहले अंकगणित भी कहा जाता था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें किसी अक्षर को लगा दें, जैसे ABC XYZ किसी को भी, तो वही बीजगणित मान लिया जाता है फिर। तो जैसे हम इसको ये भी लिख सकते हैं 5 + x = 14। तो अक्षर संख्या को इस प्रकार से जोड़ा जाता है। अभी हम ये 14 को हटा भी दें, आपसे केवल ये कहा जाए कि आप 6 के साथ x को जोड़िएगा, या हम ये कहें कि आपके पास 6 पेन हैं और x पेन आपने मार्केट से और खरीदे, अब आपके पास टोटल पेन कितने हो गए। तो आप कहोगे ये तो बड़ी असमंजस वाली बात है, x का मतलब क्या है, x की तो हमें वैल्यू नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप उसको गणितीय संक्रिया में या गणित की भाषा में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, केवल आपसे ये पूछा जा रहा है। आपकी जेब में 6 पेन थे और आपने मार्केट से x पेन और खरीदा, आपके पास पेन बड़े हैं। जब कोई क्वांटिटी, कोई मात्रा आपके साथ इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो उसमें क्या करते हैं, एडिशन ही तो करते हैं। तो आप अपने पास जो पहले पेन थे उसमें और पेन जो मार्केट से परचेज किए एडिशन कर दिए। अब आपके पास 6 + x पेन हो गए। x अननोन है, जिसने बताया पूछा वो भी नहीं जानता x की वैल्यू क्या थी, आप भी नहीं जानते। तो आपका जो आंसर होगा वो ये होगा 6 + x। हमारी जेब में अब 6 + x पेन है। ये जोड़ने की संक्रिया, क्लियर। इसी प्रकार से आपने घटाने की संक्रिया में ये सीखा है कि अगर 15 - 9 करते हैं तो कितना आ जाता, 6। ये आपने अंकगणित में सीखा। अब यहां पर बीजगणित में हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x - 9 = 6। अब यहां पर इसका मतलब यह है कि x 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 15 - 9 को अब बार x मान सकते हैं = या हम ये भी लिख सकते हैं इसको कि 15 - 9 = x। अब x यहाँ 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ x 9 को रिप्रेजेंट कर रहा था और यहाँ x 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारे घटाने की संक्रिया है। अब लैंग्वेज में हम आपसे ये पूछे, मान लिया हमने आपको स्टार्टिंग में 10 टॉफियाँ दी हैं, 10 चॉकलेट आपको मिली हैं। अब आपने उसमें से 22 चॉकलेट खा ली, या 22 चॉकलेट अपने फ्रेंड को दे दी, अपने दूसरे भाई को दे दी या बहन को दे दी, कुछ भी किया, वो आपकी जेब से कम हो रही हैं। हमने स्टार्टिंग में आपको 10 चॉकलेट दिए थे, ठीक। अब हम ये कह रहे हैं आपने 22 चॉकलेट अपनी छोटी बहन को दे दी। अब आपके पास बची कितनी, तो एक आपके अंदर ये सस्पेंस आ जाएगा कि अब 22 को हम कैसे बताएं, बची कितनी। तो 22 की तो हमारे पास वैल्यू अननोन है, तो अननोन बना रहने दीजिएगा, उसके ज़्यादा उसमें मत जाइएगा। 22 की वैल्यू क्या, 22 की वैल्यू हम नहीं पूछ रहे, हम ये पूछ रहे हैं कि जब आपके पास स्टार्टिंग में 10 टॉफ़ी थी, जब आपने 22 टॉफ़ी आपने किसी को दे दी, आपके पास अब रहना क्या चाहिए, तो उसको हम यहाँ रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसी चीज़ को। तो हम लिखेंगे इसको 10 - 22। अब आपके पास 10 - 22 चॉकलेट होनी चाहिए, क्लियर हुआ। तो ये हमने सीखी है घटाने की प्रक्रिया। अब घटाने की प्रक्रिया हमने ये भी सीखा था, जोड़ने की प्रक्रिया भी सीखा था। किसी संख्या के साथ 0 का एडिशन करेंगे, 0 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो नंबर ही रहेगा, 0 नहीं होगा। इसी प्रकार से घटाने की प्रक्रिया में तो उसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। अब देखिएगा गुणा की प्रक्रिया क्या है। अगर हम इसको ये लिखते हैं x × y, तो इसको हम xy भी लिख सकते हैं। गुणा आपने सीखा, जैसे 5 × 4 = 20। अब एक तरीके से अगर इन्हीं को हम आपस में रिलेट करें, इनका संबंध देखें, तो ये है कि x 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, y 4 को रिप्रेजेंट करना, और x y दोनों 20 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लियर हुआ।
इस प्रकार से गुणा करते हैं। अब ये हमने x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स वाई लिख दिया। इसका मतलब है कि दो संख्याओं के बीच में, जैसे हम आपसे ये कहें अभी कि 5 में बाई का गुणा करिएगा, 5 में बाई का गुणा करिएगा, तो आप क्या करेंगे, 5 गुणा हो गया। इट कैन बी रिप्रेजेंट एज 5 बाई। इन दो नंबरों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन माना जाता है। क्लियर? यहां भी एक्स बाई लिखा है, जिसका मतलब बीच में मल्टीप्लाई का साइन माना, केवल मल्टीप्लाई के लिए ऐसा है। दूसरा अगर कोई साइन है तो वो लगा होगा, माना नहीं जा सकता। केवल और केवल मल्टीप्लाई के लिए है कि दो अननोन नंबर के बीच में। अब तुम ये कहोगे नहीं, हम जैसे 29 लिखते हैं तो क्या यहाँ भी इंटू का चिन्ह माना जाता है? नहीं, वो नेचुरल नंबर है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ बीजगणित में इस प्रकार से है। ठीक, बीजगणित में जैसे 5 इंटू वाई हमने लिखा है तो उसे 5 बाई लिख देंगे। इसी प्रकार से तीन संख्याओं के लिए a इंटू बी इंटू सी है, इट कैन बी रिटन एज ए बी। ये हो गई आपके गुणा की संक्रिया। गुणा की संक्रिया एक और चीज सीख लीजिएगा, अगर 1 इंटू एक्स करते हैं और 1 इंटू 5 करते हैं, जैसे 1 इंटू 5 आपने सीखा है कि 5 ही आता है, इसी प्रकार से 1 के किसी के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक, 1 का करें या 1 में करें, दोनों ही बातें हैं। यहाँ 1 का हो रहा है, यहाँ 1 में हो रहा है, तो वो नंबर ही तो आता है, ना कि 1 आए। जब भी आपको यहाँ कंफ्यूजन हो तो आप ये सीख लेना हमेशा, 5 बन जा 5 होते हैं तो x बन जा x क्यों नहीं होगा, यहाँ भी x बन जा x ही होगा। क्लियर? इसी प्रकार से 0 के लिए आपने ये सीखा है कि 0 इंटू एक्स इंटू 5 इज इक्वल टू 0 होता है, या 5 इंटू 0 भी 0 होता है। इसी प्रकार से 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 0 हो गया, या वाई इंटू 0 इज इक्वल टू भी 0 होगा। केवल ये आपका इसमें इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज में, और 9 सवाल है, अभी फटाफट हो जाएंगे। ठीक, अब भाग के लिए देख लीजिएगा, भाग की संक्रिया क्या है। गुणा अंकगणित में हम जानते हैं, केवल बीजगणित में आप सीख लीजिएगा। जैसे मान लीजिएगा 20 में बाई का भाग देना, तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, भाग लग रहा है, या इट कैन बी रिटन एज 20 अपॉन बाई, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक, अगर हमें x में बाई का भाग देना है तो x भाग बाई, या इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं x अपॉन बाई। बस इतनी सी बात है। अब 1 का किसी नंबर में हम भाग देंगे तो वो नंबर ही आता, ही हमने सीख रखा है, तो यहाँ x आएगा, 0 के लिए 0 हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं एक्सरसाइज पर 5B। तो स्टार्ट करते हैं 5B एक्सरसाइज। बुक को आप लेकर के बैठें, क्योंकि सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, फिर समझाते रहेंगे। तो जो काम हमारा 5 मिनट में हो जाना चाहिए, फिर वो 20 मिनट में होगा, क्योंकि लिखने में फिर उसमें टाइम कंज्यूम होता है। पढ़ रहे होंगे अगर आप, तो आपके हाथ में ये बुक तो होगी, ऐसा नहीं है कि बुक ना हो। ठीक, फ्री में मिलने वाली किताब है, ये खरीदी भी नहीं जा सकती। आप जाएंगे तो आपके स्कूल में आपको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, तो उसका कंप्लीटली आप लाभ उठाएं। ठीक है, चलिए 5B एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित के बीजगणितीय रूप में लिखिएगा। बीजगणितीय रूप में लिखिएगा, जो अभी हम समझा रहे थे आपको, x और y का रिप्रेजेंटेशन, वही बीजगणितीय रूप कहा जाता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, हमसे कहा जा रहा है कि 6 और x का योगफल बीजगणित के रूप में लिखिएगा। बहुत ही आसान है, 6 और x का योगफल बीजगणित रूप में हम लिखेंगे 6 प्लस x हो गया। सेकंड, लैंग्वेज आप किताब से पढ़ेंगे, आंसर आप यहां से देखेंगे। फिर कहा जा रहा है कि x में 7 घटाने पर क्या बचेगा, शेष। हमने x से 7 घटा दिया, जो भी है वही हमारा शेष रिमाइंडर है। तो आपने x से 7 को घटा दिया, जो भी है वही हमारा शेष फल है। क्लियर हो गया। इसका देखिएगा थर्ड पार्ट में हमसे क्या कहा जा रहा है कि x का 5 के साथ x का 5 गुना। अब ये क्या भैया, x का 5 गुना, x का 5 गुना से मतलब है x में 5 से गुणा कर रहे हैं, x में 5 से गुणा करें तभी तो x का 5 गुना कह रहे हैं। 5 मतलब 5 टाइम्स ऑफ x का 5 गुना, तो ये x गुणा 5, इट कैन बी रिटन एज 5x। नंबर को पहले लिखेंगे, x5 ना लिखें, मतलब आप इसको इस प्रकार से ना लिखें x5। ठीक, जब भी आपको बुक में लिखा मिलेगा तो कांस्टेंट को पहले लगाते, वेरिएबल को बाद में लगाते। ठीक, 5x लिखिएगा। मल्टीप्लाई के लिए चाहे x इंटू 5 करिएगा, चाहे 5 इंटू एक्स करिएगा, लेकिन अमूमन आप ये जो वेरिएबल होता है वो बाद में लिखेंगे, 5x के रूप में लिखेंगे। ठीक,
और इसका एक पार्ट और फोर्थ है। इसमें हमसे कहा गया है कि x का 1/3, अभी 1/3 क्या होता है? 1/3 का मतलब होता है 1/3। किसी चीज को 3 बराबर भागों में बांटना 1/3 कहलाता है। जैसे 30 का 1/3 कितना होगा? 30 में 3 से भाग दे तो 10 होगा। ठीक, तो x का 1/3 से मतलब है x का 1/3। तो का जब भी कहा जाए तो गुणा समझेंगे आप। x का 1/3, 1/3, इसको हम ये भी लिख सकते हैं x/3। ये x का 1/3 हो गया। ये था क्वेश्चन फर्स्ट। समझते हैं क्वेश्चन सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन हमको ये गिवन है, निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, बीजों और मूल संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से। मूल संक्रिया के चिन्ह क्या होते हैं? पहले सवाल समझिए। निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, समझते हैं हम लोग संख्याएं 1 2 3 एंड सो ऑन। बीजों, अब ये बीज क्या होते हैं? x y z, ये बीज हैं। ठीक है, मूल संक्रियाएं क्या है? मूल संक्रियाओं के चिन्हों से कह रहे हैं। मूल संक्रिया के चिन्ह है गुणा भाग जोड़ घटा, ये मूल संक्रिया के चिन्ह की सहायता से व्यक्त करना है। तो आप उसके जो लैंग्वेज गिवन है उसको पढ़ते जाइएगा, और इसी प्रकार से जैसे फर्स्ट था वैसे ही सेकंड है। हमसे ये कहा जा रहा है कि वृत्त का व्यास की त्रिज्या का दूना होता है। अब थोड़ा वृत्त के बारे में पहले सीखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ये इस प्रकार से एक वृत्त होता है। वृत्त एक 2D शेप होती है। 2D से मतलब 2 डिमेंशनल, जिसमें 2 दीवारें हों। अर्थात जैसे अब 2D क्या होगा, आप यहाँ कंफ्यूज करेंगे। अब 2D 3D वाली बात आ गई, एक सेकंड में समझ लीजिएगा। जिस कमरे में हम खड़े हैं वो 3D है, यानी नीचे लंबाई है फर्श की, चौड़ाई है फर्श की, और ये ऊंचाई है, ये 3D हो गया। जब आप अपने खेत में जाके आलू खोदते हैं, बीज बोते हैं, उसमें गेहूँ बोते हैं, तब जो आप अपने खेत को देखते हैं वो आपका 2D होता है। केवल हम लंबाई और चौड़ाई देखते हैं, ऊंचाई हमारे खेत में कहाँ मिलती है हमको? वो 2D होता है। जिस फर्श में हम खड़े हैं वो 2D है। ठीक, तो उस पर ज़्यादा बात करने की जरूरत है। ये हमारा एक सर्किल है, सर्किल सही बना लीजिएगा, सर्किल। ये इसका सेंटर होता है। सेंटर से इस काली पट्टी जो खींची हुई है, ये इसे सरकमफ्रेंस कहते हैं, परिधि। यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो त्रिज्या कहलाती है, और ये त्रिज्या को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, व्यास का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो सेंटर से होकर के जाए और इस परिधि से परिधि को ज्वाइन, वो हमारा व्यास होता है। या ये कहिएगा, थोड़ा और समझिएगा, एक सर्किल हम और बनाते। इसमें हमने इस प्रकार से ये लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन इसमें हम ड्रॉ कर रहे हैं। एक लाइन सेंटर से भी होकर के जा रही है। ये सब इसकी जीवाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है? जीवाएं। तो इसमें आप ध्यान से देखिए, एक जीवा सबसे लंबी होगी जो सेंटर से होकर के जा रही होगी। तो किसी वृत्त में जो आप जीवाएं खींचते हैं, जिनमें सबसे लंबी जीवा होती है, वही वृत्त का व्यास कहलाती है। क्लियर हुआ? और व्यास की आधी त्रिज्या होती है। ठीक, तो वो यही तो कह रहे हैं उसमें कि वृत्त का व्यास त्रिज्या उसकी त्रिज्या का दूना होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, माना वृत्त का व्यास d है, त्रिज्या r है। इतना हमें यहाँ में लिखना पड़ेगा। देखिएगा, माना वृत्त का व्यास d है, त्रिज्या r है, तब व्यास बराबर होता है त्रिज्या का दोगुना, 2 × r। दोगुना कर दिया। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, d = 2r। ये हमारा बीजीय व्यंजक के रूप में लिख गया। अगला, वर्ग की परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। अब ये परिमाप क्या है, वर्ग क्या है, एक समझिएगा। एक हम इस प्रकार से शेप बनाते हैं, ये शेप जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये वर्ग कहलाता है। एक फर्श पर आप इस प्रकार से शेप बनाइएगा, और यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल भी हो, आप ये ध्यान रखें, ये झुके नहीं लाने। कहने मतलब ये नहीं आप इस प्रकार से बना दो फिर ये कहो ये तो वर्ग है, नहीं। हाँ, वर्ग की बात की गई है। ठीक, तो ये वर्ग नहीं है, वर्ग ये है। वो जो भी होगा जब आएगा तब बताया जाएगा। तो ये वर्ग है, इसकी सभी भुजाएं बराबर। हमने मान लिया इसकी लंबाई भी x है, इसकी लंबाई भी x है, इसकी लंबाई भी x है, और इसकी लंबाई भी x है। समझ गए? सभी भुजाएं बराबर होगी। तो परिमाप से मतलब क्या होता है कि आप इसके एक कोने से चलिएगा यहाँ से, और यहाँ पे आइए, फिर यहाँ पे आइए, फिर यहाँ पे आइए, और यहाँ आ जाए। जब आप यहाँ आ जाएंगे तो कितनी दूरी चल करके आएंगे, वही परिमाप होती है। यानी चारों कोरों की लंबाई की का जो योगफल होता है वो किसी वर्ग की परिमाप होती है। तो हम इसको करेंगे कैसे, क्वेश्चन को ये लिखेंगे, माना वर्ग की भुजा x है तब परिमाप बराबर, माना वर्ग की भुजा x है, तो वर्ग की भुजा x आपको शो हो रही डायग्राम में भी, तब परिमाप इसकी क्या हो जाएगी। तो परिमाप जो इसमें इन्होंने कहा है, परिमाप होती है भुजा का 4 गुना। अब 4 गुना कैसे हो गया वो भी समझिएगा। परिमाप निकालेंगे, चारों भुजाओं का जोड़ करेंगे, x + x + x + x, ये तो करते हैं हम लोग, चारों भुजाओं को जोड़ कर लिया। और किसी संख्या को बार बार जोड़ने की, सेम संख्या को आपस में कई बार जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, गुणा कहलाती है। ठीक,
तो ये हो जाएगा हमारा 4x। देखिएगा परिमाप भुजा की 4 गुना है। क्लियर हुआ? परिमाप को भी आप कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, परिमाप को एस ले सकते हैं, एस नहीं पी से लिखो, पी फॉर पेरीमीटर, पेरीमीटर। ठीक, तो ये सेकंड का रिप्रेजेंटेशन हो गया बीजगणित के रूप में। तीसरा, वर्ग आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। अब आयत क्या होता है? आयत क्या होता है? वर्ग को थोड़ा मॉडिफाई कर दिएगा तो आयत बन जाता है। जैसे ऐसी आकृति आप बनाइएगा, लेकिन इस प्रकार से, ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर, कोने इसके भी 90 डिग्री पे ही होते हैं, तभी आयत होगा, नहीं तो फिर कुछ और ही बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आयत है। अब मान लीजिएगा आयत की लंबी भुजा x है और कम लंबी भुजा y है, ये भी x होगी, ये भी y होगी। एक ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, कोने 90 डिग्री पर होते हैं, आयत कहलाता है। ठीक, तो आयत का क्षेत्रफल के लिए आप क्या करेंगे? अब यहां पर लिखिएगा इसका तीसरा वाला, माना आयत की लंबाई x है और चौड़ाई y है, तब आयत का क्षेत्रफल बराबर, जो कि हमें रिप्रेजेंट करना। हमने पहले इसका मेंशन कर लिया, हमने मान लिया माना आयत की लंबाई x है, ये लंबी भुजा x है, ये कम लंबी भुजा चौड़ाई बोली जाती है, चौड़ाई y है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल से मतलब है कि जैसे आपका खेत है, इसी प्रकार से होता है, तो कितनी जगह में आपने फसल खड़ी कर रखी है, वो क्षेत्रफल होता है। तो फसल आप किस एरिया में बोते हैं? ये जो अंदर वाली एरिया हमारी होती है, जगह, जिस जगह का हम यूज करते हैं। मेड़ तो इसलिए होती है कि दूसरे खेत से सेपरेट हो पाए, दूसरे खेत से हम अलग कैसे करेंगे अपने को, हमारा ये तुम्हारा ये, तो वो जो लाइन होती है वही तो बाउंड्री हो गई आपकी। तो इस प्रकार से शेप है, वही हमारा आयत है। इसका क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो लंबाई चौड़ाई का कर देते हैं गुणा, यानी x y। क्षेत्रफल को अगर हम a करेंगे तो ये हो जाएगा x y। ये आपके बीजगणित रूप में इस प्रकार से रिप्रेजेंट हो गया, a फॉर एरिया। ठीक, अब देखिएगा इसमें एक और है, चौथा, लाभ विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, तो पहले ये दो चीजें सीख लिए, विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, लाभ और हानि क्या होती। जैसे मान लीजिएगा हमारे हाथ में ये बुक है, ये हमने 50 रुपए की बुक खरीदी है, और जितने पैसे हमने खरीदी है वही हमारा क्रय मूल्य कहलाता, विक्रय मूल्य, सॉरी, जिस जो पैसे देकर के हम किसी चीज को खरीदते हैं वो हमारा क्रय मूल्य कहलाता है। लेकिन जब हम बेचेंगे तो वो बिक्री कहलाता है, हमने उसकी बिक्री कर ली, वो विक्रय मूल्य कहा जाता है। तो क्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य को कहते हैं सेलिंग प्राइस। लाभ को कहते हैं प्रॉफिट और हानि को कहते हैं लॉस। ठीक, वो इंग्लिश के वर्ड भी हो गई। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। मान लो हमने ये किताब 50 रुपए में खरीदी, अब 50 से कम में बेचते हैं तो हमें हानि होगी, और 50 से ज़्यादा बेचते हैं तो हमें लाभ होगा। यहाँ पर हमें लाभ हो रहा है, तो मान लो 50 की हमने लिए, तो हमें जब इसने 50 से ज़्यादा की बेची है तभी तो लाभ होगा। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर बीजगणित की भाषा में रिप्रेजेंट करेंगे। देखिएगा, पहले इनके हमें सिंबल तय करने पड़ेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये है फोर्थ। सिंबल से मतलब है क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस सी से रिप्रेजेंट करेंगे, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस एस से रिप्रेजेंट करेंगे, और लाभ को प्रॉफिट पी से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी चीज को फिर हम यहाँ बीजगणित रूप में शो करेंगे। देखिएगा, माना क्रय मूल्य हमने सी कंसीडर कर लिया, यानी कॉस्ट प्राइस उसका सी ले लिया, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस उसका एस ले लिया, और लाभ का प्रॉफिट होता है प्रॉफिट का पी ले लिया। इफ आपका विक्रय मूल्य, इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, अर्थात विक्रय मूल्य जब हमारा क्रय मूल्य से अधिक होगा तो हमें लाभ होगा, और विक्रय मूल्य हमारे क्रय मूल्य से कम होगा तो हमें हानि होगी। वो यहाँ कह रहे हैं क्वेश्चन में कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है, तो लाभ बराबर हमारा होता है, लाभ P इक्वल टू हो जाएगा हमारा S माइनस सी, अर्थात P इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये हमने बीजगणितीय रूप में इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। क्लियर हुआ? अब देखिएगा क्वेश्चन ये हो गए आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तक। फर्स्ट, सेकंड आपने नोट कर सकते हैं, समझते हैं क्वेश्चन। थर्ड से, तो थर्ड क्वेश्चन समझते हैं, जिसमें भी ये कई पार्ट गिवन है, 2 पार्ट गिवन है। एक टोकरी में 50 आम हैं और दूसरी टोकरी में X आम है। पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने अधिक आम है, तो हमसे अंतर पूछा जा रहा है। ठीक, हमारे पास 2 टोकरी हैं, ठीक, और दोनों टोकरी में जो आमों की संख्या है कम ज्यादा है, तो पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से अधिक आमों की संख्या कैसे फाइंड करेंगे,
पहली टोकरी वाले आमों की संख्या से हम दूसरी टोकरी के आमों की संख्या को घटा देंगे। जो भी आंसर है बस यही है। 50 माइनस एक्स अंतर निकल आया, जो भी है भाई। ऐसे समझिएगा कि हमारे पास 50 रुपए है, आपके पास 32 रुपए है, तो हमारे पास आपसे कितने रुपए ज्यादा है, तो हम अपने पैसे से तुम्हारे पैसे घटा के तो बताएंगे कि हमारे पास कितने ज्यादा है, 18 ज्यादा है। लेकिन इसको इतना ही लिख के छोड़ दें, क्योंकि जो ये एक्स है इसकी हमें 100% वैल्यू नहीं मालूम, जो भी है वैसा ही रहेगा। ठीक, पहला हो गया। इसका बी देखिएगा क्या कहा जा रहा। एक विद्यालय में कुल छात्र 100 है, छात्र से मतलब है जो भी लड़के लड़कियां हैं सब, जिनमें से एक्स छात्र प्रदूषित जल पीने से बीमार हो गए। गंदा पानी पी लिया होगा उन्होंने, तो वाटर पॉल्यूट था, तो उसे पीने से एक्स छात्र वहां पर बीमार पड़ गए। तो स्वस्थ छात्र कितने हैं? स्वस्थ छात्रों की संख्या आप कैसे फाइंड करें? आप लिखेंगे स्वस्थ छात्रों की संख्या बराबर, स्वस्थ छात्रों की संख्या आप कैसे बताओगे? टोटल छात्रों की संख्या से उन छात्रों की संख्या को घटा देंगे जो बीमार पड़ गए। ठीक, ये छात्र वो हैं जो अभी बिल्कुल हेल्थी हैं। ये क्वेश्चन हमारा थर्ड हो गया। समझिएगा आप क्वेश्चन फोर्थ में देखिएगा क्या हमको गिवन है। अब कोई सवाल ऐसा नहीं जिसमें पार्ट गिवन हो, सभी क्वेश्चन ही है। 4 क्वेश्चन देखिएगा डायरेक्ट। 4 हमसे कहा गया संलग्न चित्र में एक आयत की आसन्न भुजाएं। अब ये आयत की आसन्न भुजाएं क्या होती हैं? एक आयत बनाइएगा और एक भुजा ये एक्स है और ये वाई है, यही आसन्न भुजाएं कही जाती, कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई। ठीक, आसन्न कही जाती है। और आमने सामने की ये विपरीत भुजाएं कही जाती है। आमने सामने कही आसन्न भुजाएं। तो आयत की परिमाप क्या होगी? पिछले क्वेश्चन हमने सीखा था आयत का क्षेत्रफल निकालना, यहां सीखेंगे आयत की परिमाप। तो देखिएगा क्वेश्चन 4 में लिखेंगे आयत की परिमाप बराबर। अब परिमाप से मतलब वर्ग की परिमाप फाइंड की थी पिछले क्वेश्चन में, तो परिमाप से होता ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये वाई है तो ये भी वाई होगा। इन सभी भुजाओं का जोड़ ही तो आयत की परिमाप होती है। आप इस कोने से चलना शुरू करें, यहां से चलते हुए वापस यहाँ आ जाए, कितनी दूरी चल के आए, वही परिमाप हो गई, पेरीमीटर। ठीक, तो आयत की परिमाप से मतलब है सभी भुजाओं का जोड़, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। 2 बार एक्स है 2 बार वाई है, 2 को हम कॉमन भी ले सकते हैं, यानी एक्स प्लस वाई। तो आयत की परिमाप P = होगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, यानी 2 गुणा लंबाई धर चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई को जोड़ के उसका 2 गुना कर दो, किसी आयत की परिमाप निकल आती है। किसी भुजा का 4 गुना कर दो तो वर्ग की परिमाप निकल आती। क्लियर हुआ? क्वेश्चन 5 देखिएगा। इसमें हमसे कहा गया कि एक गुब्बारे की कीमत x पैसे है और आपने ऐसे 12 गुब्बारे खरीदे तो कितने पैसे चुकाएंगे? एक का देकर के ज्यादा का पूछा जो क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो 12 गुब्बारे की कीमत बराबर, तो 12 गुब्बारों की कीमत कितनी हो जाएगी? एक गुब्बारे की कीमत x है तो 12 की 12 गुना हो जाएगी, इंटू 12 कर देंगे। तो ये हो गया कुल मिला के 12x पैसे, क्योंकि गुणा हो रहा है तो 12x पैसे लिखेंगे। एक गुब्बारे की कीमत x पैसे तो 12 की 12x पैसे। ठीक, छठवां है, अभी हो जा रहे 2 मिनट में, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। x कक्षा में x विद्यार्थी हैं, x अननोन वैल्यू है। ठीक, जिनमें से 1/4 लड़कियां हैं, तो फिर कितनी लड़कियां हैं ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे कक्षा में लड़कियों की संख्या। कक्षा में लड़कियों की संख्या कैसे फाइंड करेंगे? जो भी छात्राएं हैं x हैं, जो भी छात्र x हैं उसमें से 1/4 लड़कियां हैं, तो जो भी है उसमें आप 1/4 का भाग दे देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये x/4 लड़कियां आ गई आपकी, x/4। छठवां हो गया। सातवां देखिएगा, एक चित्र दिया गया है, उसकी भुजा भी दी गई है, परिमाप पूछिए। तो वर्ग की भुजा क्या होती है? जो भी भुजा है उसमें 4 का कर देंगे हम गुणा। तो देखिएगा, तो यहाँ वर्ग हमको एक दिया गया इस प्रकार से, पहले समझ लीजिएगा, ये वर्ग है, इसकी भुजा a है, तो इसकी परिमाप पूछी जाए। तो वर्ग की परिमाप अभी पिछले फर्स्ट क्वेश्चन बता चुके, तो वर्ग की परिमाप होती है भुजा का 4 गुना। तो लिखेंगे वर्ग की परिमाप बराबर, वर्ग की परिमाप हो जाती है 4 गुणा भुजा, यानी 4 गुणा a अर्थात 4a। बस इसी प्रकार से केवल रिप्रेजेंट करना था। सेकंड लास्ट यानी 8 क्वेश्चन। लीला राधा की छोटी बहन है। लीला और राधा 2 बहनें हैं। लीला बड़ी है, राधा छोटी है। क्लियर? यहां तक समझ लिया हमने। अब राधा से 6 वर्ष छोटी है। लीला राधा की छोटी बहन है। लीला राधा की छोटी बहन, यानी लीला छोटी राधा बड़ी। ठीक, और कितनी छोटी है? 6 साल छोटी है। तो लीला की आयु राधा की आयु को अपने उस पदों में लिखिएगा। ठीक, यहां से पूछा जा रहा है लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिखिए। तो लीला की आयु कितनी हो जाएगी? देखिएगा, हम इसमें ये लिखेंगे
बड़ी की आयु मान लेंगे, माना राधा की आयु x वर्ष, राधा की आयु x वर्ष मान ली। अब लीला की आयु कह रहे राधा की आयु में रिप्रेजेंट करिएगा, तो हम लिखेंगे लीला की आयु बराबर, लीला का आयु लिखने के लिए हम क्या करेंगे, राधा की आयु से लीला की आयु को हम घटा देंगे, जो बचेगा वो लीला की आयु होगी, क्योंकि हम 6 वर्ष छोटे हैं, हमारी जेब में आपकी जेब से 6 रुपए कम है, तो फिर कितने हैं, आपके पैसे 6 रुपए कम कर देंगे, जो बचेगा वही हमारी जेब का है। क्लियर हुआ, वर्ष यहां लिख देंगे वर्ष। लास्ट क्वेश्चन 9 ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, हम आपको अपनी तरफ से पूरा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अब बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लिया जा सकता, क्लास 6 के स्टूडेंट हैं जो कि अच्छी अच्छी तैयारियां करने लगते हैं। ये कहा गया है कि माँ ने घर में लड्डू बनाए, अच्छी बात है, उन्होंने कुछ लड्डू मेहमानों को खिलाए हैं, कुछ लड्डू अपने परिवार के सदस्यों को बांट दिए, ऐसे परिवार में आप भी होंगे, माँ बनाएंगी आपको मिलेंगे लड्डू, ठीक है, मेहमानों को खिला दिए, आपको भी सबको बांट दिए, उसके बाद माँ के पास 5 लड्डू बच गए, तो हमसे ये पूछा जा रहा, तो हमें ये बताइएगा माँ ने लड्डू बनाए कितने। अब बड़े आप संशय में होंगे, हम कैसे पता करेंगे कितने लड्डू हमने परिवार के सदस्यों को बांटे, नहीं मालूम, कितने लड्डू अपने मेहमानों को बांटे, हमें नहीं मालूम, हमें केवल ये मालूम है कि कुछ लड्डू बनाए थे, उनमें 5 बचे हैं। अब आप ये सोच रहे होते उनमें से भी एक मिल जाता है, तो हमसे ये पूछा जा रहा माना टोटल, मतलब माना हमारी माँ ने सब लड्डू बनाए कितने, ये तो हमसे पूछा जा रहा, बताइए माँ ने कितने लड्डू बनाए थे। तो माँ के द्वारा बनाए गए लड्डुओं की संख्या हम कैसे पता करेंगे, पहले हम ये पता लिखेंगे इसमें माना बांटे गए लड्डुओं की संख्या, जो मेहमानों को बांटे और आप सबको बांटे वो पता कर लीजिएगा। माना मेहमानों को बांटे गए लड्डुओं की संख्या x है, मेहमान में आप सभी आ रहे हैं, ठीक, या केवल ये लिखिएगा बांटे गए लड्डुओं की संख्या x, बांटे गए लड्डुओं की संख्या x है, तब माँ के द्वारा बनाए गए कुल लड्डुओं की संख्या, लड्डू हमने बांटे थे उनकी गिनती कर ली x है, जो लड्डू हमारे पास बचे हैं वो भी उसमें मिला दो 5, x + 5 लड्डू माँ ने बनाए, ठीक, जो बचे हैं वो भी गिनती उसी में कर लो तो पता चल जाएगा भाई सब लड्डू माँ ने कितने बनाए थे, जो बांटे गए जो बचे हैं सबकी काउंटिंग की हमने, बांटे गए x है, बचे 5 है, इनका जोड़ कर लीजिएगा, वही माँ के द्वारा बनाए गए लड्डुओं की संख्या होगी। तो इस क्लास में हमने इस प्रकार से गणित की संक्रियाएं सीखी। इस क्लास में हमने सीखा एक्सरसाइज 5B में गुणा की, जोड़ की, घटाने की, भाग की संक्रियाएं संख्याओं और अक्षरों के साथ किस प्रकार से रिलेट करती है, किस प्रकार से रिप्रेजेंट की जाती है, ये हमने सीखा है। हम आशा करते हैं आपने ये सीखा होगा, पूरा क्लास भी आपने देखा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी करें। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।